चलिए अब चर्चा का विषय मोड़ते हैं और आउटलुक 2026 पर बातचीत करते हैं। आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ श्री सुनील सुब्रमण्यम, फाउंडर एंड सीईओ सेंस एंड सिंप्लिसिटी के मौजूद हैं इस वक्त। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अभी बात कंचन से यही हो रही थी कि 2026 लगता कैसा है। मतलब एक तो 2025 में जुझारूपन था, साइडवेज रहे आप, बड़ी मुश्किल से 26,200 को रीगेन किया, ट्रिगर्स की कमी नहीं थी, उसके बावजूद नहीं चले आप। और ये ना चलना सर इसलिए और खल रहा था क्योंकि जो मनीषा जी का डिपार्टमेंट है ना, गोल्ड सिल्वर, इसने तहलका मचा रखा था, है ना। तो किसी चीज़ के जैसे आप जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको अपनी नाकामियां, आपको अपनी विफलताएं जो है वो थोड़ी सी और भारी लगती हैं। क्या लग रहा है सर, ये 2026 के लिए क्या आउटलुक है इक्विटीज़ का आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 14 मंथ्स साइडवेज बिहेवियर? देखिए, इस साल बहुत इवेंट फिल्ड था। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक इंडो पाक वॉर बीच था और ट्रंप का टैरिफ का 50% तक लगाना हमारे ऊपर, ये दो बहुत भयंकर स्थिति थे और जिसके वजह से एफआई की पुल आउट, उसके साथ रुपये की वीकनिंग हुई। अब अगले साल के बारे में सोचिए तो मैं नहीं मानता हूं कि ये रिपीट होगा। ये जिस तरह की चीज, अनदर इंडो पाक वॉर, अनदर इसके ऊपर टैरिफ का और खराब होना, रुपये का और भी वीकन होना बहुत जबरदस्त तरीके से, ये सब मुझे मेरे ख्याल में 2025 वाले इवेंट्स थे जो रिपीट नहीं होंगे। और 2026 की बात करें तो मेरा मानना है कि 366 दिन अगर आपके सामने है और आप कहते हैं कि ट्रेड डील नहीं होगा, तो बहुत पेसिमिस्टिक आउटलुक होगा आपका। तो उम्मीद ये लेके जानी चाहिए कि साल में कभी ना कभी एक ट्रेड डील का, एटलीस्ट पार्शियल ट्रेड डील जरूर साइन हो जाएगी और उसके बेसिस पे आपको आउटलुक को भी बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, फिर इसके बैक में एफआईएस की ना आने की वजह एक तो वैल्यूएशंस थे और दूसरी चीज थी ट्रेड डील का नहीं साइन करना, क्योंकि यूएस 30% वर्ल्ड की इकोनॉमी का हिस्सा है और उसकी पर कैपिटा इनकम भी $90,000 है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो इंडिया के लिए शायद बंद लग रहा था, इसलिए एफआईएस की एक आउटलुक इंडिया के बारे में थोड़ी नेगेटिव थी। अब अगर मान लीजिए कि इस ट्रेड डील के होने चाहिए 2026 में, तो एफआईएस की वापसी भी होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसी होती है तो मार्केट का आउटलुक में मैं डेफिनेटली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2025 की साल रिपीट होगी। ये 2026 डेफिनेटली बेटर देन 2025 होगी, क्योंकि बहुत से नेगेटिव जो हुए थे वापस रिपीट नहीं होंगे और कुछ पॉजिटिव आने की संभावना है। तो उस हिसाब से देखें तो आउटलुक बनाने में दो चीज आपको सामने रखनी चाहिए कि जहां पे बहुत अंडर परफॉर्मेंस हुआ 2025 में, वहीं पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गई है, क्योंकि सबसे बैड न्यूज वो ऑब्जॉर्व करके बहुत गिर गए हैं। और आने वाले साल में क्योंकि ट्रेड डील साइन होगा तो फर्स्ट थिंग पॉजिटिव है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए। तो पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि एक स्टैगर्ड तौर से आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से खरीदारी करनी चाहिए और उसमें टैरिफ के इम्पैक्ट नहीं होंगे। वो सेक्टर है आईटी और फार्मा, और टैरिफ के इम्पैक्टेड सेक्टर्स होंगे आपको लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स और ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स। तो मेरा मानना है कि एक 40-60 पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर आप स्टैगर्ड तरीके से, डाइवर्सिफाइड तरीके से इन सेक्टर्स में आप बनाएंगे तो आपको साल के एंड तक, ये जब भी होती है, टाइमिंग कहना मुश्किल है कि अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में, वो पता नहीं, मगर साल के एंड तक आप टिके रहेंगे इस पोर्टफोलियो से तो जरूर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकेंड बात जो है कि गवर्नमेंट की जो भी काम फिजिकल तौर पर, एक इनकम टैक्स कट और एक जीएसटी कट, आरबीआई की लिक्विडिटी प्लस रेट कट की, इनका पूरा इम्पैक्ट इस साल नहीं देख पाए क्योंकि स्टैगर्ड तरीके से हुआ था। सितंबर 22 को जीएसटी कट आई थी, आरबीआई ने भी रेट कट और लिक्विडिटी कंटिन्यू किया था, तो इसका और फेस्टिवल सीजन भी आफ्टर दिस शुरू हुआ था। तो अगले साल कंजम्पशन की सेक्टर में आपको पूरा इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब के लिए खाली ऑटो में दिखा है, आपको कंज्यूमर के अदर सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं या रियल एस्टेट होते हैं, वहां पे भी नहीं दिखा। तो सेकंड चीज जो मैं मानता हूं कि जरूर अगले साल होगा कि एक ब्रॉडर कंजम्पशन, क्योंकि एक है ऑटो में भी आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपको एक डिप्रिसिएशन के कारण ऑटो की सेल्स में कई बढ़त। फिर समर जैसे आएगा आपको कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, इनकी सेल्स बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी कट का इम्पैक्ट
तभी उधर का असर दिखेगा। और थ्रू द ईयर आपको रियल एस्टेट का रिकवरी भी दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेट कट और जीएसटी कट, क्योंकि सीमेंट स्टील उसमें भी जीएसटी कट हुआ है। आपको एक सप्लाई की कमी थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स ने लॉन्च नहीं किए, सभी महंगी घर और महंगी जैसे विलास को ही बना रहे थे। अब वो इस रेट कट को देकर सप्लाई उसमें शुरू होगा और लोगों की खरीदने की इच्छा भी बढ़ेगी। तो बाय द सेकंड हाफ मैं रियलिटी में भी एक बेनिफिट देख रहा हूँ। तो ब्रॉडर कंजम्पशन, और इसमें एफएमसीजी सब में लास्ट नंबर में है, बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस का डिपेंड होता है, और दूसरा जीएसटी का उतना इंपैक्ट नहीं होता है एफएमसीजी में। तो एफएमसी को छोड़कर जहां पे एक फ्लैटिश होगा, बाकी के कंजम्पशन की स्टोरी जो ब्रॉडर कंजम्पशन है उसमें मेरे को पॉजिटिविटी दिख रही है। तो वो भी एक सेक्टर है जहां पे आप धीरे धीरे एलोकेशन कर सकते हैं। ऑटो क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, उसका एलोकेशन थोड़ा कम रखिए। तीसरी बात होगी कि मार्जिन्स का इंपैक्ट अभी हमें अर्निंग सीजन से ही पता लगेगा इस कंजम्पशन ऑटो वाली स्टोरी में, मगर देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ेगी क्योंकि सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ेगी, ईपीएस की बात अलग है। तो इस सेल्स की बढ़त के कारण मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बढ़ने से मेरे को सेकंड हाफ में जरूर प्राइवेट कैपेक्स का एक स्ट्रांग रिवाइवल, और अगर बजट में पीएलआई और उसको कुछ भी थोड़ी बूस्ट दिया तो प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल दिख रही है। तो मुझे इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स और ये सेगमेंट भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब चीज मैं भी कह रहा हूँ, एक आउटलुक रख रहा हूं कि अल्टीमेटली ट्रेड डील साइन होगी, ये बात आपको याद रखने की है। तो इसलिए मैं थोड़ा बुलिश हूं। मैंने अभी भी सुना जो मोतीलाल ओसवाल के कह रहे थे, और मेरा मानना है कि स्मॉल कैप में रिकवरी हो सकती है, मगर वो डाइवर्सिफाइड तरीके से करना, बिकॉज स्टॉक पिकिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जरूर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस साल की जो खराब परफॉर्मेंस 2025 की रही, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस स्मॉल कैप सेगमेंट में भी आपको अगले साल मिलेगा, बिकॉज इतना गिरावट जो हो चुका है उधर, तो डेफिनेटली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और जैसे अर्निंग सीजन आगे बढ़ती है, आपको फंड मैनेजर्स अच्छे अच्छे स्टॉक्स सेक्टर्स में चुनने लगेंगे, और स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल स्मॉल कैप स्टॉक्स का तो बात मैं मानता हूं कि रिकवरी कहीं पे होगी, पोलराइज्ड होगी। तो ये एक और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि याद रखना है। और आपने जिक्र किया गोल्ड और सिल्वर की बात। अब गोल्ड और सिल्वर अगले साल भी अच्छे करेंगे, बट मे बी नॉट एज मच कि इतना 50 60 100 150% की बिल्कुल। रिटर्न, बट डबल डिजिट रिटर्न वहां पे भी आएगा। तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना अच्छा हो। डाइवर्सिफाइड अप्रोच। सुनील जी, गुड आफ्टरनून। इतने ब्यूटीफुली आपने आंसर किया, और जो जो मेरे जहन में प्रश्न उठ रहे थे, जैसे मैं सुन रही थी आपके आंसर, सभी के जवाब आप देते जा रहे थे सर। लेकिन दो स्पेसेस आपने टच नहीं किया अपने पहले उत्तर में, दैट इज कैपिटल मार्केट स्पेस और डिफेंस मार्केट स्पेस। आपने कहा कि जिस जिस स्पेस ने अंडर परफॉर्म किया है 2025 में, 2026 बेहतर हो सकता है, लेकिन कैपिटल और डिफेंस ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं 2025 में भी। अब सवाल सर मेरा ये आपसे ये कि क्या 2026 इन दोनों स्पेसेस के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कई सारे अब निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक बड़ी जगह बनाई है इन दोनों स्पेस ने। तो मैं कहूंगा कि इस साल के आउटलुक से ना देखें इनको, क्योंकि रैली हो चुकी है और पेनिट्रेशन बढ़ रही है कैपिटल मार्केट्स के लिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन बढ़ रही है। तो उनके नंबर्स अच्छे रहेंगे, बट थोड़ा बहुत मेरे को ये उनकी अच्छी जो एक फ्यूचर है वो दाम में दिखती है। तो मेरे लिए वो एक सेफ्टी पोर्टफोलियो में बनेंगे, लॉन्ग टर्म तौर पर आपको रखना चाहिए। बट क्या इसी साल में वो थोड़ा भयंकर आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे? मुझे कंपीटिंग सेक्टर्स जो है वो ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए यहां पर एक स्टेडीनेस में देख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो। तो आपको जल्दबाजी करके बेचने की जरूरत नहीं है, मगर टिक के रहिए, बट एक लॉन्ग टर्म आउटलुक रख के रहिए, क्योंकि ये दोनों अच्छी परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, उनपे डेफिनेटली आउटलुक अच्छी है। अगर 3 साल 5 की आउटलुक देखो, म्यूचुअल फंड और इक्विटी का पेनिट्रेशन, और उधर डिफेंस की भी, एक्सपोर्ट्स और मॉडर्न न्यू एज डिफेंस की आउटलुक भी अच्छी लग रही है। तो मेरा मानना है कि अब थोड़ी दाम में ऑलरेडी है ये फ्यूचर, तो टिके रहिए, बट ज्यादा अलोकेशन आप कीजिए जहां पे बहुत अंडर परफॉर्म रहा है, जिसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया था। अच्छा सर, ये अगर आप साल को देखें 2025 को, आई मीन ये रेट कट्स वर्ल्ड वाइड हुए, भारत में हुए, जीएसटी रेट घटा और इनकम टैक्स घटा, उसका ऐसे मोर और लेस अगर आप देखें रेट घटने का और अर्निंग्स का Q2 में अच्छा होने का एक इम्पैक्ट और नज़र आया हमें। Q2 के साथ साथ फर्स्ट हाफ का जो हमारा प्राइवेट केपेक्स की फिगर थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और उसमें वर्सेस लास्ट ईयर एक सब्सटेंशियल जंप था। वो क्या आपको थोड़ा सा कैपिटल गुड्स की तरफ झुकाव आपका रहेगा क्या CY 26 में? यस, बिल्कुल रहेगा।
क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऑटो में जो सेल्स की अच्छी नंबर्स आई है, ये सब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देश में बढ़ा रही है। तो जब वो हम 75-76% में बहुत दिन साल से टिके हुए हैं, तो ये 80 पार करेगा तो प्राइवेट कैपिटल के लिए एक अच्छा बूस्ट आएगा। और इसलिए अब गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस का बहुत अप्रूवल दिया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फाइनेंस करने की उनकी अनुमति दी, फिर लोन अगेंस्ट शेयर्स का भी उन्होंने लिमिट बढ़ा दिया। और उसके बाद देखिए कि प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए खासकर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है, और बजट में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शायद ये बड़े बैंक के मर्जर भी अनाउंस करेंगे। ये सब एक कैपेक्स फाइनेंसिंग के लिए रोड क्रिएट कर रहे हैं। और मेरा जरूर एक सोच है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस 2026 में आपको प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल बहुत तेजी से दिखने लगेगी, और उसी लिए उसको पहले से ही खरीदना उचित होगा। ओके, ठीक है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी तरीके से आज आपने हमारे सवालों के जवाब दिए पूरी डिटेल में। और सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन हो।